हेलो नमस्ते विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम देखने वाले, जैसा कि आपको पता होगा, पॉलिटिकल का जो एग्ज़ाम है अपने फाइनल ईयर वालों का, उनके लिए ये क्लास है। और इससे पहले भी जो क्लास बन चुकी है मैराथन की, उसमें हम 3rd यूनिट को पूरा कर चुके हैं। तो आज अपनी जो है वह 4th यूनिट है वो शुरू होगी और 4 यूनिट के अंतर्गत हम अपने विभिन्न देशों की विदेश नीति को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जो नहीं जुड़े हैं लाइव, वो एक बार लाइव आ जाएं, क्योंकि हम क्लास को करने वाले हैं कंटिन्यू। तो बिल्कुल जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी हर पल सिखाती है, ज़िंदगी हर पल सिखाती है, हर लम्हा हमें कुछ न कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और ज्ञान की उम्र नहीं होती। तो जब जब आपको मौका मिले ज्ञान को ग्रहण कीजिए, क्योंकि एक जुगनू ही काफी होता है इस भरी रोशनी में उजाला करने के लिए। और आपके इस जीवन को रोशन करने के लिए ज्ञान सबसे जरूरी होता है। और ज्ञान किताबों या कहीं से भी मिल रहा है, ज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। और सबसे बड़ी सीख वह होती है जिसमें आपको देता है, सबसे बड़ी सीख वह होती है जो समय आपको देता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि समय की बहुत अहमियत है और इसी समय को नजर रखते हुए मैं आपके सामने हाजिर हूं। और ये ध्यान रखिएगा कि समय हमें जो सिखाता है वो सबसे बड़ा सबक होता है। तो इन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आज की अपनी मैराथन क्लास को शुरू कर रहे हैं। और भी अभी जुड़े हैं अपने साथ, उन सभी का वेलकम है और इस क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम सीखने वाले हैं अमेरिका की विदेश नीति की विशेषता, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है, तो उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अमेरिका की विदेश नीति को हम कुछ पॉइंट आपके सामने मैंने यहाँ पे रखे, कुछ पॉइंट आपके सामने रखे हैं और इस पॉइंट को आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपको ये जो पॉलिटिकल में पहला इंग्लिश वर्ड ही क्या होता है, पी। पॉलिटिकल का आप जब एग्जाम लिखें, बड़े क्वेश्चन यानी 20 सेक्शन या 6 सेक्शन जब आप करेंगे ना, तो उसमें पॉइंट को आप यथासंभव मेंशन करें, बेहतर रिजल्ट के लिए पॉइंट आप रखें। वैसे आप सब समझदार हैं, तो बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। बिल्कुल अभी जुड़ चुके हैं भरत सिंह और बाकी अपने 3 और भी हैं। तो बिल्कुल आप समझिएगा, कोई नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा कि सर कुछ चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आ रही है। बाकी हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो बिल्कुल आवाज़ एकदम सही आ रही होगी, क्लियरिटी सही आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि समय की डिमांड है, हमें पढ़ना है। हम तभी इस चीज़ को ध्यान में समझेंगे और रखेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की विशेषता। संयुक्त राज्य अमेरिका, अभी संयुक्त से अगर आप दिमाग में ऐसा आए तो ध्यान रखिएगा कि अमेरिका इनके 50 राज्यों से मिलकर बना है। तो ये सभी राज्य एक यूनिटी में है, एक संयुक्त रूप में, और इनका एक मेन सरकार होती है, वह संयुक्त राज्य यानी केंद्र सरकार। तो इन्हीं से मिलकर ये बना होता है, इसलिए संयुक्त राज्य कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विदेश नीति है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहली क्या है, साम्यवादी का विरोधी। ये जो अमेरिका है, इसकी विदेश नीति में ये तर्क है, ये साम्यवादी का विरोधी है। अब साम्यवादी क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, उस समय 2 गुट थे। एक तो गुट था अपना अमेरिका वाला यूएसए, और एक गुट था सोवियत संघ वाला यूएसएसआर। तो यूएसएसआर कौन सी विचारधारा थी? ये साम्यवादी विचारधारा थी। कौन सी थी? साम्यवादी। और अमेरिका की विचारधारा थी पूंजीवादी। तो इसलिए ये हमेशा अमेरिका की नीति है कि साम्यवादी प्रसार को रोकना है, इस विचारधारा को समाप्त करने पर इनका ध्यान है। अगर ये विचारधारा जहां जिसको बढ़ावा देती है तो उसके प्रति ये विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। महेंद्र अग्रवाल कह रहे हैं, हेलो सर, बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल की क्लास कब लगेगी? सर हमारे एग्जाम 10 तारीख को है, यानी 10 मई को है ना। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर रहिए, 10 मई को है। इसका मतलब आपके एग्जाम से 15 दिन पहले क्लास शुरू हो जाएगी। मतलब आप मान लीजिए 25 अप्रैल के पास आपके लिए क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहिए, आपको वो पूरा का पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा। बस आपको रहना है अपडेट, क्योंकि यहाँ पर यही है, जो जगेगा, जो सतर्क रहेगा वही पाएगा। सिंपल थिंग्स है। ओके, तो बात करते हैं कि अमेरिका है वह साम्यवादी। बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका अपनी विदेश नीति को बनाता है और उसमें इसी विदेश नीति को तवज्जो देता है। बात नेक्स्ट, अमेरिका की विदेश नीति का दूसरा पॉइंट है सैनिक संधियों की नीति। अमेरिका, जैसे आपको पता होगा, अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान एक गुट बनाया था।
क्या बनाया था? गुट बनाया था। तो बताइए अमेरिका का शीत युद्ध के दौरान कौन सा गुट था? उस गुट का क्या नाम है? आपको मैंने कल ही बताया था, कल अपनी जो मैराथन क्लास हुई थी मैंने उसमें ही बताया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने खुद का अपने एक सैनिक गुट बनाया था जिसका नाम था नाटो। ये सैनिक गुट था, ये 1949 में बनाया था, 1949 में बनाया था। ये जो गुट है ये सैनिक गुट है, ये अमेरिका के द्वारा प्रायोजित गुट है। तो इस गुट मकसद होता है कि अमेरिका के सहयोगी जो भी है, जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, सभी नाटो के भी मेंबर होंगे। और इसका मतलब अगर अमेरिका के सहयोगी किसी भी देश पर हमला माना जाता है तो इसका मतलब नाटो पे हमला होगा। तो इसका उत्तर पूरा एक इनका समुदाय सैनिक संगठन है वो देगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका जो है वह सैनिक संधियों की नीति की व्यवस्था करता है। हमेशा नीतियों के अंतर्गत सैनिक को प्राथमिकता देता है, क्योंकि आपने देखा होगा विश्व राजनीति में अगर देखा जाए तो विश्व राजनीति एक ध्रुवीय है। विश्व में जो ध्रुव थे, एक यूएसएसआर था, शीत युद्ध के समाप्त के साथ उसका पतन हो गया। तो आज जो है वह सोवियत संघ तो नहीं रहा, लेकिन अमेरिका अपनी दादागिरी को जमाए हुए है और इसलिए वह हमेशा अपनी नीति में सैनिक नीति को ध्यान रखता है। महेंद्र अग्रवाल, ओके सर, 25 तारीख को हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और 27 को कल भी हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष फलसुर, वेलकम डियर। तो बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम है कोई बात नहीं, आप मैराथन क्लास है वो लीजिएगा। आपकी जो मैराथन क्लास है वो स्टार्ट 25 अप्रैल से होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की विदेश नीति का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व जो आपको ध्यान में रखना है वो है इसकी जो विदेश नीति है, विदेश आर्थिक सहायता की नीति। विदेश में आर्थिक सहायता की नीति यानी ये क्या करता है कि जो कोई ऐसे देश है जिनको अमेरिका से फायदा है तो उन देशों को ये पैसे देता है, उनकी सहायता करता है और उनकी सहानुभूति अपने पास रखता है। क्या रखता है? सहानुभूति। तो अमेरिका की विदेश नीति है वो हमेशा विदेशी देशों को सहायता देना और उनसे सहायता के रूप में उनका सपोर्ट, उनका समर्थन प्राप्त करना। तो उनकी विदेश नीति में हमेशा यही है। आपने देखा होगा शीत युद्ध के दौरान भी ये जो अलग अलग जो विदेश नीति आई थी, जैसे बात कर अपने उस समय अलग अलग राष्ट्रपति का भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा जो निकल गया वर्ड से। तो 2-3 विद्वान थे जिन्होंने अपनी गुट को शक्तिशाली बनाने के लिए जो आसपास के जो गुट थे, छोटे मोटे देश थे, उनको अपनी ओर मिलाने के लिए उनको सहायता दी, उनको पैसे दिए, अपनी ओर मिलाया ताकि इनका जो समर्थन है वो बढ़ सके। तो अमेरिका विदेश नीति के तहत विदेशी मतलब अलग अलग देशों को सहायता भी देता है, उसका समर्थन, उनका सपोर्ट, उनके संसाधनों को भी अपने अधिकार में रखता है। तो इस तरह से आर्थिक सहायता की नीति है, यानी यह जो देश हैं कमजोर हैं उनको सहायता देकर अपनी ओर मिला लेता है। तो इस तरह से इनकी राजनीतिक छवि है वो काफी प्रभावशाली है। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। तो 5वां पॉइंट है लोक बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में क्या करना? हस्तक्षेप। कोई होता है ना दादागिरी वाला जो होता है, वो क्या करता है? हमेशा वो ध्यान रखता है कि कब मौका मिले और मैं किसी को हड़प लूं, अपने कंट्रोल में रखूं। तो अमेरिका की विदेश नीति में ये रखा गया कि जब जब उसने देखा कि कब कब कोई देश कमजोर है तब तब अमेरिका ने उस पर अधिकार करना चाहा। आपको पता होगा अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हुए भी अपनी पावर के बलबूते पर काफी देशों के अंतर्गत दखलंदाजी की। जैसे आपको पता होगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये के अंदर भिन्न तरीकों से विभिन्न देशों पर अपने हितों के लिए उनके अंदर दखलंदाजी किया, हस्तक्षेप किया। जब अमेरिका को लगा कि फलाना देश है वो मेरे सामने या मुझे चुनौती देने वाला है, तो उन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा उन्हीं के देश में हस्तक्षेप कर उनको कमजोर कर दिया। तो अमेरिका अपनी विदेश नीति के तहत अपने पड़ोसी देशों में ताक झाक के हस्तक्षेप करता रहता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें 6वां पॉइंट, तो विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। विकासशील देश जैसे भारत है या ऐसे छोटे मोटे जो देश है उन पर अमेरिका दबाव डालता है। क्यों? क्योंकि वह अपने हद से ज्यादा कार्य न कर पाए, या मान लीजिए अमेरिका जो चाहता है सभी उसी नीति को फॉलो करें, इसलिए ये विकासशील देशों पर दबाव डालता है। कभी कभार मान भारत है, भारत ने परमाणु अप्रसार नीति पर साइन नहीं किए या ऐसे ही कोई नीति थी। जब अमेरिका की नीतियों के अकॉर्डिंग कोई देश नहीं चलता तो अमेरिका उस पर आर्थिक पाबंदी है या विभिन्न तरह से उस पर कब्जा कर लेता है। क्या करता है? वो दबाव डालता है। तो अमेरिका की जो विदेश नीति है वह क्या है, विकासशील जो देश होते हैं ना
जो विकासशील देश है उन पर दबाव डालने की नीति होती है, उनको अपने कंट्रोल में रखना होता है और अपने हितों की पूर्ति करनी होती है। अमेरिका की विदेश नीति में ये बहुत बार देखा गया है कि वह नए जो विकासशील देश है उस पर कंट्रोल रखता है। भारत के ऊपर भी इसने काफी बार कंट्रोल करा है, काफी बार इस पर भारत के ऊपर आर्थिक पाबंदियां लगाई है, लेकिन भारत झुका नहीं। तो इस तरह से अमेरिका की विदेश नीति तो यही कहती है कि वह दूसरों पर अधिकार कर दूसरों पर कंट्रोल कर अपने हितों की पूर्ति कर लेता है। लास्ट अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता है आतंकवाद विरोधी नीति। आपको पता होगा 9/11 ये घटना थी, अमेरिका के अंदर घुसकर अमेरिका ने अमेरिका की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित इमारतों को उड़ा दिया था एरोप्लेन के द्वारा। उस दिन से ही अमेरिका आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के विरोधी हो गए। वह अब पूरी तरह से आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और इसी दरमियान अमेरिका ने काफी ऑपरेशन भी चलाए थे और अमेरिका आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के बिल्कुल विरोध में है। और इसकी विदेश नीति में ये तत्व शामिल है कि हम ना आतंकवाद को सहेंगे ना उनको पनाह देने वालों को सहेंगे। तो ये आतंकवादी विदेश यानी इनकी जो विदेश नीति है, इसमें ये जो महत्वपूर्ण मैंने चीज आपको बताई, ये इनकी विदेश नीति में क्या है, ये इनकी विदेश नीति के अंदर महत्वपूर्ण तत्व है। तो ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने महत्वपूर्ण चीज नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया अमेरिका की विदेश नीति की। अब बात करते हैं जो जरूरी है वो, यानी अब हम जो विदेश नीति की चर्चा करेंगे उसी में आगे आने वाली जो विदेश नीति है उसके बारे में। और ध्यान रखिएगा ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं वह क्या करें, अपनी इस क्लास को आगे शेयर करते रहें और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है और जो आप पढ़ रहे हैं ना वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के अगर संत दिनों अगर आप ताज़ा पढ़ें तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ऐप गेमिंग हेलो वेलकम डियर। तो अभी मैंने एक तो आपको बता दिया, एक आपको बता दिया कि अमेरिका की विदेश नीति क्या है, अमेरिका की विदेश नीति विशेषता क्या है, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट था। तो बिल्कुल आप इसको समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपनी विदेश नीति को समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो समझ रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि अमेरिका की विदेश नीति को मैंने आपको बता दिया। अगर मैं दो प्रश्न आपसे करूं चीन की विदेश नीति को पढ़ाने से पहले, तो उसका मुझे आप में से उत्तर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे तैयार बैठे हैं उत्तर देने के लिए तो फटाफट मुझे उत्तर दीजिएगा कि अमेरिका की विदेश नीति का जो प्रश्न आएगा वो 100% मैं लिख के देता हूं कि प्रश्न आएगा। अमेरिका की विदेश नीति का प्रश्न ऐसा आएगा, या तो सेक्शन आएगा सी के अंतर्गत, सी के तो कम आने की संभावना रहती है, बी के अंदर आएगा कि अमेरिका की विदेश नीति की कोई दो विशेषता बताइए। तो आपको मैंने अभी 5-6 विशेषता बताई है, वो याद करनी है। वही पॉइंट है, अगर आपने पॉइंट याद कर लिए उसके बीच में आप थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे भी हो जाए, अगर मतलब उस पॉइंट के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए चल जाएगा, लेकिन आपको जो पॉइंट मैंने बताया ना बस उस पॉइंट को याद रखिए। आप याद रखिए कि पॉइंट आपका सहारा है और पॉइंट आपके अच्छे नंबर दिलाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक मैं आपको प्रश्न बता देता हूं कि अमेरिकी विदेश नीति है, इसके दो उद्देश्य हैं। अमेरिका अपनी जो विदेश नीति है उसके दो उद्देश्य हैं, वो ध्यान रखिएगा। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरा है जनतंत्र की रक्षा। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। और मैंने अभी जो कहा है कि अमेरिका की विदेश नीति की विशेषता से जुड़ा प्रश्न आएगा, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उस पॉइंट को भी आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम चीन की विदेश नीति की विशेषता। क्योंकि अपने जो एग्जाम में है वह विदेश नीति के बारे में भी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जब हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा चीन की विदेश नीति की विशेषता। तो ऐसा करते हैं हम, मैं पहले आपके सामने कुछ एक पॉइंट लिख देता हूं, वो इन्हीं पॉइंट को आप समझिएगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग वो पॉइंट आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और इन पॉइंट को मैं समझा रहा हूं, तो जैसा मैं आपको समझा रहा हूं ना आपको वैसा ही याद करना है, ताकि आपके एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आ पाए। तो इसके लिए आपको मैं जो पॉइंट आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ, बस आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ताकि आपके नंबर पूरे आने के लिए आपको करना क्या है, इन एक पॉइंटों को समझ लेना है। तो मैं जो आप यहाँ पे खड़ा हूँ आपको पॉइंट अच्छे से समझाने वाला हूं। मैंने ऐप गेमिंग अभी अमेरिका की विदेश नीति पढ़ा दी है, मैंने अमेरिका की विदेश नीति पढ़ा दी है। आप थोड़ा शायद डिले थे इसलिए एक बार, कोई नहीं, आप भले बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि विदेश नीति का प्रश्न 101% श्योर है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ अपनी यूनिट, ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ये थर्ड जो यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी थी, तो 4 यूनिट आप जो पढ़ा रहा हूँ मैं उसमें ध्यान रखिएगा ये विदेश नीति के ऊपर प्रश्न आने वाला है।
तो जो जो मैं आज अभी आपको बताने वाला हूं इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और चीन की विदेश नीति के मैं कुछ पॉइंट आपके सामने हाईलाइट करता हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चीन की विदेश नीति के बारे में यहाँ पे कमेंट है कि जोशना चाह रहे हैं सर हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले देन और इसकी कोई वीडियो नहीं है। हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट क्लास थी एक तो कल हुई थी और एक आज होगी 9 बजे के टाइम पे होगी, बिल्कुल आप अपडेट रहिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल अपडेट रहिएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो तो मैंने आपको टेलीग्राम में वगैरह सब दिए हुए हैं, तो बिल्कुल आप वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो अमेरिका की विदेश नीति मैं आपको बताऊं उससे पहले इसके अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा कि चीनी जो विदेश नीति है ये किस तरह से बनी, या चीनी विदेश नीति के विकास को मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। क्या पता आपको एग्जाम में एक की विदेश नीति या दूसरे का विदेश नीति के विकास के बारे में पूछ ले, वो ध्यान होना चाहिए। तो बात करते हैं चीन की विदेश नीति के विकास के चरण और आप चाहें तो इसी को विशेषता के तौर पे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की आपने चीन की जो विदेश नीति विकसित हुई है वही इनकी विशेषता भी है। क्या है इनकी विशेषता भी है। उस वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन के अलावा और नहीं है। नहीं, क्वेश्चन तो कर अपने 10 बताए हैं डियर, और 10 आज बताए जाएंगे क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन से और उन्हीं को यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो 5 तो वो बताए, मतलब 10 बताए थे, और मान लीजिए आप 5 हैं तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि आप लेट आए हो तो शायद कोई निकल गया हो प्रश्न आपसे, तो वो देख लेंगे। ठीक है ना, तो बात करते हैं चीन की विदेश नीति के विकास के चरण और इससे जुड़ी हुई विशेषताएं। तो ये पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो इनको विकास के चरणों को 4 भागों में बांट सकते हैं। तो अब आगे आप इसको नोट भी जुड़े हैं। तो उग्र नीति का युग, पहला जो है उग्र नीति का युग, चीन का उग्र नीति का युद्ध। मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूं, हर एक पॉइंट को आप नोट भी कर लीजिएगा और हर एक पॉइंट के बारे में जो टिप्स बता रहा हूं वो भी ध्यान रख लीजिएगा। बात करते हैं दूसरा, तो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति। क्योंकि चीन की जो विदेश नीति है वह काफी बार बदलती रही है और इस वजह से इनकी जो नीति में जो बदलाव आया है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जब चीन की विदेश नीति में बदलाव आया था। इसके अलावा नई आक्रामक युद्ध की नीति, नई आक्रमण युद्ध की नीति, और इसके बारे में आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। ज्योत्सना जी मैंने रिप्लाई तो दिया है आपको, मैंने कहा है बिल्कुल आपकी क्लास बनी थी और बाकी की क्लास है वो आज पूरी होगी, यानी आपका हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है उसको क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, तो नई आक्रामक युद्ध की नीति, और ये नीति का जो युग है वो 1970 से 1969 तक का युद्ध था। ठीक है, हमारे हिस्ट्री का भी बता दिए सर, कल पेपर है। हाँ बिल्कुल कल पेपर है, इसलिए तो आपकी लाइव क्लास आएगी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और चौथा चरण में आपको जो बताऊं ध्यान रखिएगा, युआन कूटनीति। युआन की कूटनीति जो है वह 1969 से लेकर अब तक तो ध्यान रखिएगा, आप जो भी जुड़े हैं इसको नोट कर लीजिएगा और हर एक को मैं समझाने वाला हूं कि चीन की विदेश नीति है वो इसके विकास है वो इन 4 चरणों में चीन की विदेश नीति का विकास हुआ है। और इनकी विदेश नीति की अगर विशेषता पूछी जाए तो ये विशेषता भी है, ये विशेषता भी है, और कुछ चीजें मैं इनको साथ में आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, पहला, शुरुआत में आपको पता होगा चीन को साम्यवादी देश की मान्यता कब मिली थी? 1949 से मिली थी। ठीक है, तो उसका मतलब उसी दरमियान यानी 1948 के आसपास
बात करें तो शुरुआत में चीन की विदेश नीति में उग्र तत्वों का समावेश था। उनकी नीति जो काफी उग्र नीति थी, यानी कहें न सहनशील या समझौते की नीति बिल्कुल नहीं थी। पहले इनकी जो विदेश नीति थी उसमें उग्र नीति को समावेश किया गया था। इन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत वे तत्व शामिल किए जो एक देश को मजबूत करते। तो इन्होंने अपनी देश को मजबूती करने के लिए अपनी विदेश नीति में बिल्कुल भी कहना कि लूज या ढीली नीति नहीं अपनाई। और इसके लिए बात करें तो 1949 में चीनी साम्यवादी जो थे दो उद्देश्यों पर बल दिया। पहला दिया कि चीन में से विदेशी प्रभाव को समाप्त करना, यानी इसके तहत क्या किया इन्होंने कि क्योंकि पहले ये चीन भी गुलाम था, इसलिए इन्होंने कहा कि विदेशी जो थे अपने यहाँ पर विदेशी सत्ता से मुक्ति, पूरी तरह से विदेशी जो भी व्यवस्थाएं थी या जो विदेश जो बाहर लोग जो यहाँ पर थे उनको यहाँ से हटा देना। तो इसके लिए कड़ा रुख अपनाना था। दूसरा इन्होंने जो तरीका अपनाया कि चीन को एकीकरण कर कर सब चीनी प्रदेशों को साम्यवादी शासन में लाना, यानी चीन का एकीकरण, राज्यों का एकीकरण एवं साम्यवादी की स्थापना। पहले दौर में क्या था, चीन ने बिल्कुल भी रियायत नहीं बरती, अपनी नीति में कठोरता रखी और इस दौरान उसने अपने देश के अंदर जो भी विदेशी सत्ता से या उससे जुड़े लोग थे उनको बाहर निकालने पर जोर दिया और चीनी राज्यों का एकीकरण, यानी चीन उस समय बिखरा हुआ था, उनके अलग अलग राज्य थे, तो इस ध्यान दिया कि चीन को एक मजबूत एकीकरण के रूप में लाना, एक मजबूत देश के रूप में स्थापित करना है। तो इस तरह उस समय उग्र नीति थी शुरुआत की। फिर बात करें दूसरी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। आपको पता होगा भारत और चाइना के मध्य पंचशील सिद्धांत की स्थापना कब हुई थी, आपको पता होगा कब हुई थी, बताइए मुझे क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि अगर आपको पता होगा कि 1954 में ही चाउ एन लई, ध्यान रखिएगा, चाउ एन लई और नेहरू जी के मध्य पंचशील सिद्धांत की घोषणा हुई थी। यानी इन्होंने 5 बातें अपनाई और इन 5 बातों को समर्थन देने के लिए, इन 5 बातों के ऊपर अमल करने के लिए दोनों ने गहरी मित्रता के साथ इस नीति को अपनाया था। तो यानी ये अगर कहें तो 1954 से लेकर 57 तक अमेरिका एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति पर चला, यानी देश का एकीकरण किया, अब उसको अंदर से मजबूत करना और शांति बनाए रखना इनकी विदेश नीति में शामिल हुआ था। तो 1954 से 57 तक चीन की विदेश नीति है वह पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सहअस्तित्व की नीति रही थी और उसका उदाहरण था भारत के साथ पंचशील सिद्धांत। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं तीसरा, फिर दौर बदला, समय बदला तो इनकी नीति में बदलाव आया। क्या हुआ, नई आक्रमणकारी युद्ध की नीति, यानी 1957 से 1969, पता होगा इन्होंने अपनी विदेश नीति में पूरी तरह से बदलाव कर दिया। अब नीति रखी आक्रमणकारी, आक्रमण करना और अपने साम्राज्य को बढ़ाना, यानी साम्राज्यवाद नीति। क्या कहेंगे, साम्राज्यवाद। आपको पता है ना भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध, अपने भारत और चाइना के मध्य युद्ध कब हुआ था, इसी दौर में हुआ था, इसी दौर में यानी 1962 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दौर कौन सा है, नई आक्रमणकारी युद्ध की नीति। इसने अपनी शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए अपने बराबर अगर कोई देश आ रहा है तो उसको कमजोर करने के लिए आक्रमण कर उस पर अधिकार करना चाहा और अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहा। तो इस तरह से एक वो दौर था जब चीन ने अपनी शक्ति को प्रदर्शन करना चाहा, अपनी युद्ध नीति के जरिए अपने साम्राज्य को विस्तार करने की नीति अपनाई थी। तो इसका एग्जाम्पल था 1962, क्योंकि 1962 में ही युद्ध हुआ था किसका, भारत और चीन का युद्ध। तो ये इनकी विदेश नीति का ही एक कारण था कि वह भारत के साथ, क्योंकि भारत इस समय तो कहते हैं ना, इस समय एक नारा हुआ करता था कि हिंदू चीन भाई भाई, लेकिन जिस तरह से इतनी विदेश नीति के तहत अपने ही मित्र पे सूरा घोंप दिया जैसी नीति अपनाई थी, यानी ये इनकी विदेश नीति का था कि नई आक्रमणकारी नीति, और इसके जरिए इसने अपने साम्राज्य और अपने प्रभावकारी शक्ति को बढ़ाना चाहा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, चीन की महत्वपूर्ण विकास की नीति को जानते हुए अब है युआन की कूटनीति।
अब वर्तमान में जो चीन जिस नीति को फॉलो कर रहा है वो है युआन की नीति। अब ये क्या नीति है तो इसके बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ। ये इनकी विदेश नीति में वर्तमान में काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण विशेषता के तौर पे भी याद रखिएगा, क्योंकि ये जो आक्रमणकारी नीति थी इसी की बदौलत अब इसने अपनी नीति में कुछ फेरबदल किया और ये नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि इस नीति के अंतर्गत चीन की नीति में काफ़ी परिवर्तन हुआ। चीन की नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, यानी पूरी तरह से चीन की विदेश नीति में बदलाव आया। अब इसके बदलाव के कारण ये थे कि समय बदल रहा था और जब राजनीति और वैश्विक स्तर पर चीज़ें जब बदलने लगी तो इसने अपनी विदेश नीति में एक काफ़ी हद तक बदलाव किया, युआन कूटनीति को अपनाया। अब युआन कूटनीति क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1968 में जब सोवियत संघ द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया, 1969 में सोवियत संघ के साथ सशस्त्र संघर्ष के बाद चीन ने सोवियत रूस को अपना शत्रु बना लिया और इसके बाद इसने साम्यवादी विचारधारा के ऊपर होकर युआन नीति को अपनाया। अगर मैं आपको एज ए शॉर्ट में बताऊं कि भाई युआन जो नीति थी चीन की ये है क्या, तो शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप काफ़ी अगर मैं पूरे क्लियरिटी बताऊंगा तो शायद आप कन्फ्यूजन हो जाए। तो इसका अगर संक्षिप्त में आपको बताऊं तो ध्यान रखिएगा कि वर्तमान की चीन की जो नीति है वह बिल्कुल एक फायदे की नीति है चीन के लिए। वह हमेशा अब अपनी नीति में वह नीति यानी एक दोहरी नीति कि जहां उसको संकट लग रहा है वहां पर ये उग्र हो जाता है और जहां उसको सहयोगी, जहां चीन को अपनी फायदे की नीति लग रही है उसके साथ सहयोग करता है। क्या करता है? सहयोग करता है। जैसे मैं एक सारांश के रूप में अगर मैं बताऊं तो इस वर्तमान समय में क्या है कि चीन जो है वह अमेरिका के साथ तो पक्की दोस्ती करना चाहता है, अमेरिका के साथ पक्की दोस्ती, और भारत इसका प्रतिद्वंदी है, तो इस तरह से वह भारत के साथ संवाद जारी रखना चाहता है। क्या करना चाहता है? संवाद जारी, यानी भारत में संवाद की शुरुआत। तो युआन की नीति अब ये है, यह अमेरिका को तरफदारी करता है और भारत के साथ बातचीत में रहते हुए ये अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। तो चीन की विदेश नीति में आप ध्यान रखिएगा, ये 4 ऐसे हाईलाइट पॉइंट है जिनको आप जरूर मेंशन करें, एग्जाम के लिए ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए आपके एग्जाम में, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए छोटा कि चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता बताइए, तो आप क्या आंसर देंगे? ये समझ में आ गया? तो मैं इनकी ये तो वैसे आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषता के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या है। ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है तो आप क्या आंसर देंगे बताइए? क्योंकि चीन की विदेश नीति की अब तक हमने बात की है, तो एक प्रमुख जो विशेषता है उनको मैं अगर आपके सामने बताऊं तो चीन की विदेश नीति प्रमुख विशेषता है आक्रामकता, प्रमुख विशेषता। आक्रामकता की नीति ये हमेशा चीन की एक महत्वपूर्ण नीति के रूप में रही है। इसकी नीति में हमेशा आक्रामकता देखी गई है। हर किसी भी कार्य में हो, किसी भी संधि समझौते या किसी नीति को अपनाना हो तो उसने आक्रामकता का दौर रखा है। इसी के तहत भारत के साथ युद्ध हुआ और भारत के साथ काफी बार मतभेद भी रहा। ये हमेशा आक्रामकता की नीति और साम्राज्यवाद की नीति को बढ़ाने पर जोर देता है। तो इस तरह से आक्रामकता की नीति ये इसकी प्रमुख विशेषता एग्जाम में आए तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब एक्चुअली मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा कि साम्यवादी चीन की विदेश नीति के निर्माणकारी तत्व, साम्यवादी चीन की विदेश नीति के निर्माणकारी तत्व क्या है? निर्माणकारी तत्व मैं सिर्फ यहाँ पे 2 के बारे में बताऊंगा कि निर्माणकारी तत्व क्या है, यानी जो चीन की विदेश नीति को बनाते हैं। चीन किस वजह से विदेश नीति को बनाता है, तो वही है चीन के निर्माणकारी तत्व। तो इसमें ध्यान रखिएगा उग्र राष्ट्रीयता, पहला तो क्या है?
उग्र राष्ट्रीयता, इनकी जो राष्ट्रवादी भावना है वो काफी उग्रशील है, तो इसी उग्र राष्ट्रवादिता के कारण इनकी विदेश नीति में लक्षण प्रकट होते हैं। दूसरा है, हर देश की विदेश नीति में ये देखा जाता है राष्ट्रीय हित। क्या देखा जाता है? राष्ट्रीय हित। यह अपनी विदेश नीति के अंतर्गत जो भी कर रहा है अपने देश के हित के लिए हमेशा करता है। ये अपने देश को हमेशा शक्तिशाली बनाने पर जोर देता है, अपनी साम्राज्यवादी नीति पर ध्यान देता है। तो इनकी विदेश नीति इन दो सेंटर पॉइंट की वजह से प्रभावशाली बनती है। समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर बताएं चीन विदेश नीति के दो साधन कौन कौन से हैं? आपके प्रश्न, अब जब चीन के बारे में जो भी बताया ना तो इससे संबंधित ही आएगा, या पेपर उठाएंगे तब भी पता लग जाएगा कि चीन की विदेश नीति के विकास के चरण या विशेषता, प्रमुख विशेषता। इसके अलावा बात करें निर्माणकारी तत्व में, एफ गेमिंग कह रहे समाजवादी, हाँ साम्राज्यवादी, बिल्कुल साम्राज्यवादी। आपको बता ही रहा हूँ कि उग्रवादिता के साथ इनकी अपनी विदेश नीति में इसने साम्राज्यवाद को पनाह दी है। ये हर बार भारत के क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताता है, जैसे नेपा नगर है अरुणाचल प्रदेश का, तो इस पे ये अपना दावा करता है। बिल्कुल एप गेमिंग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इनकी जो साम्राज्यवाद नीति है वो आज भी जारी है, बिल्कुल सही बात है। और जो मैंने आपको कहा आक्रमणकारी नीति, तो ये साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब विदेश नीति, चीन की विदेश नीति के दो साधन कौन कौन से हैं? दो साधन कौन कौन से हैं ये नोट करना है आपको। तो पहला है इनकी विदेश नीति का एक पहला साधन तो है इनकी सैनिक शक्ति। क्या है? इनकी सैनिक नीति, सैनिक शक्ति की वजह से ही, या एक सैनिक शक्ति इनके एक साधन के तौर पे काम करती है इनकी विदेश नीति को बढ़ाने में। ठीक है, बात करें दूसरी, तो दूसरा ध्यान रखिएगा कि पक्षारात्मक मनोवैज्ञानिक युद्ध। ये अपनी विदेश नीति के अंतर्गत इनकी विदेश नीति को जब बनाता है तो इसको और प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करता है, ये एक युद्ध का माहौल क्रिएट करता है। तो ये एक साधन के तौर पे करता है। जब भी किसी देश पर दबाव डालना हो तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पर ये फैला देता है कि यह किसी के साथ कड़ा रुख अपना रहा है या किसी पर आक्रमण करने वाला है, तो इसीलिए वह किसी न किसी देश पर मनोवैज्ञानिक तौर पे हावी होता है और इस तरह से वो अपनी विदेश नीति के तहत जो भी उद्देश्य है वो सफल कर लेता है। तो अब चीन की विदेश नीति में जो मैंने 3-4 पॉइंट बताए, इन्हीं में से एग्जाम में आएगा, ये ध्यान रखिए। अगर चीन से प्रश्न आता है विदेश नीति से तो यही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट भारत की विदेश नीति। और अब मुझे आप बताइए कि क्या भारत की विदेश नीति से प्रश्न आएगा या नहीं आएगा। अब बताइए आप, क्योंकि मुझे बताने से पहले आपको अब पता होगा कि इस प्रश्न से आएगा कि नहीं आएगा। भारत की विदेश नीति, तो ध्यान रखिएगा कि भारत की जो विदेश नीति है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। प्रश्न क्या आएगा, या तो भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता बताइए, या भारत की विदेश नीति के निर्माणकारी तत्व बताइए, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। तो ये 3 बातें या 3 जो मैंने चीजें आपसे बताई है, प्रश्न इनमें से घूम के आएगा और श्योरली आएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि अपना जो पेपर है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, अब इसके अंदर अगर भारत की विदेश नीति इन्वॉल्व है तो मतलब ये प्रश्न आने की संभावना पूरी श्योरिटी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इससे पहले मैंने आपको अमेरिका की विदेश नीति बता दी, जो प्रश्न आने वाले हैं उसको लेकर, और चीन वाली बता दी है। अब बात करते हैं सीधे तौर से भारत की विदेश नीति के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति यहाँ पे कोष्टक कर दिया, इसका मतलब सिर्फ मैं अभी इसको बता रहा हूं, भारत की विदेश नीति के निर्माणकारी तत्व। निर्माणकारी तत्व
यानी ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो भारत की विदेश नीति को बनाते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा ना 3 मैंने चीजें आपको बताई है, तो ये जो 3 चीजें अभी मैंने आपको बताई उन्हीं में से प्रश्न आपके सामने होगा। तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ निर्माणकारी तत्व, और यहाँ पे आप लिख लीजिए MOST, मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे समझ लीजिएगा, सर क्या भारत के पास वीटो पावर है? नहीं डियर, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद जो प्रमुख अंग है उसका स्थायी मेंबर नहीं है। अगर जो मेंबर स्थायी होता है उसी के पास तो वीटो होता है, ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग भारत अस्थायी जो 2 साल के लिए बनते हैं उसमें मेंबर बनता रहता है, तो अस्थायी सदस्यों के पास नहीं है। ये चर्चा तो चल रही है, भारत कह भी रहा है, कुछ देश सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे देश थे जो भारत को वीटो पावर देने के विरोध में। तो फिलहाल भारत के पास वीटो पावर नहीं है। हाँ, एप गेमिंग कह रहे संभावना, बिल्कुल संभावना है, लेकिन ऐसे संभावना कब पूरी हो ये हम नहीं कह सकते। तो MOST बता दिया है, तो इसका मतलब ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो पहला है भारत की विदेश नीति को बनाने में तत्व शामिल है, वो है भौगोलिक तत्व। अब जिस तरह से भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो इन्हीं पृष्ठभूमियों की वजह पर भारत की विदेश नीति काफी रंग बदलती रहती है। एक और भारत और चाइना की बॉर्डर है, एक और भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर है। इसके अलावा दूसरी ओर देखा जाए बांग्लादेश समीप पड़ता है, इस ओर देखा जाए नॉर्थ पूर्वी की ओर तो नेपाल और भूटान आता है। अगर साउथ की ओर देखा जाए समुद्री इलाका है, और जिससे टच में आपको श्रीलंका भी मिलता है। तो इस तरह से भारत का ये जो भौगोलिक क्षेत्र है वो काफी विचित्र है, और इन्हीं भौगोलिक विचित्रताओं के कारण भारत की विदेश नीति में काफी चीजें संभवतः इन्हीं कारणों से है। यानी भारत की विदेश नीति में जो तत्व शामिल हैं या भारत की विदेश नीति जिस तरह से बनी है उसका एक पहला कारण है उसकी भौगोलिक बनावट, और भौगोलिक बनावट है वो भारत की विदेश नीति में काफ़ी नवीनकारी तत्वों को समावेश करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसा आपका घर होता है वैसे ही आपके व्यवहार, साज चलन और आपकी नीति होती है। तो इसका मतलब जिस तरह का भारत की भौगोलिक भूमि है वैसी विदेश नीति देखी जाती है। दूसरा बात करें गुटबंदियां, भारत की विदेश नीति को बनाने में दूसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है वह है गुटबंदियां। आपने देखा होगा कि भारत की आज़ादी के दौर में भारत के सामने 2 गुट थे, एक तो सोवियत संघ था यानी शीत युद्ध का दौर था, और एक था संयुक्त राज्य अमेरिका गुट। तो भारत की विदेश नीति को इतनी इम्पोर्टेंस देने का रीजन ये था कि उस समय गुटबंदियां थी, और इस गुटबंदी से दूर रहने के लिए भारत ने अपनी विदेश नीति में ऐसे तत्व इन्वॉल्व किए जो गुटबंदी, सैनिकी गुटबंदी से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर फोकस करें। तो भारत की विदेश नीति को प्रभावकारी बनाने में निर्माणकारी तत्वों में गुटबंदियों का जो वातावरण था वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। तो गुटबंदियां समझ में आ रहा है पॉइंट। बात करते हैं विचारधाराओं का प्रभाव। विचारधाराओं का प्रभाव, विचारधाराओं का प्रभाव। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विचारधाराएं आपने देखा होगा कि जैसे फांसीवादी है, साम्यवादी विचारधारा है, समाजवादी है, पूंजीवादी, ये विचारधारा है। और एक देश किसी एक विचारधारा के बलबूते पर राज भी कर देता है, उसका पतन भी हो जाता है। तो विचारधाराएं अपने आप में विदेश नीति को काफी बार बदलती है, और विदेश नीति विचारधाराओं के दबाव में भी संचालित होती है। तो इसी वजह से भारत की विचारधारा एक समाजवादी विचारधारा है। भारत कौन सी विचारधारा को महत्व देता है? समाजवादी। और इस तरह से आपको पता होगा भारत की विदेश नीति के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के राज्यों के लिए दिशा निर्देश दिए गए, और कि भारत एक समाजवादी राज्य होगा। इस तरह से भारत अपनी विदेश नीति में क्या करता है? विचारधारा को महत्व देता है, और भारत की जो महत्वपूर्ण विचारधारा वो समाजवादी। तो भारत की जो विचारधारा समाजवादी है, और इसी की बदौलत भारत की विदेश नीति में ये विशेषता भी बन जाती है, और भारत की विदेश नीति को बनाने में ये समाजवादी विचारधारा है वह अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। नेक्स्ट बात करें आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व, बिल्कुल भारत की जैसी आर्थिक परिस्थितियां रही है उसी अकॉर्डिंग उनके विदेश नीति में बदलाव होते रहे। शुरुआत में देखा जाए तो
उस कोल्ड वॉर के समय भारत की विदेश नीति थी कि वह किसी भी गुट में न रहकर दोनों गुट से पर्याप्त दूरी रखें और दोनों से अपने अपने फायदे के लिए भारत है वो प्रयास में लगा रहे। तो भारत की कुछ आर्थिक मजबूरियां भी थी कि इसकी विदेश नीति में काफ़ी तत्व बदलते रहे। भारत की विदेश नीति को बदलने का कारण था आर्थिक तत्व, क्योंकि हर किसी न किसी देश के अंतर्गत आर्थिक तत्व इन्वॉल्व होता है, लेकिन भारत को तो अपना बनाकर इंग्लैंड ने लूटा था। भारत को अपना बनाकर इंग्लैंड ने लूटा था, तो इसी वजह से भारत है वह पराये जैसा हो गया। अब उसको अपनी स्थिति मजबूत करनी थी, तो उसने अपनी विदेश नीति में हमेशा ध्यान रखा कि मेरे अपने देश का आर्थिक हित होना चाहिए, मैं उसी देश के साथ संधि समझौता करूं। तो भारत की विदेश नीति है वह हमेशा से क्या रही है, आर्थिक हितों को वरीयता देने वाली। और शुरुआत में जैसे आपको पता होगा, अगर आपको ध्यान हो तो शीत युद्ध के दौर में भी भारत का झुकाव है वो रूस की ओर था। किसकी ओर? जैसे आपको पता होगा ना, कंधा झुका हुआ। जैसे अभी पुष्पा का जो भी थोड़ा सा आपको डेमो दिखा है, उसमें भी भाई साहब ऐसे पुष्पा भाई ऐसे घूम के चलते हैं। तो इसका मतलब हमारे भी विदेश नीति में थोड़ा सा ऐसा है। ऐसा मतलब हम थोड़े से अमेरिका या रूस की बात करते हैं, हम रूस की ओर थोड़े से झुके हुए, क्योंकि रूस ने संकट के समय हमारी मदद की है। तो हमारी विदेश नीति में अगर देखा जाए तो विदेश नीति के बनने का कारण आर्थिक तत्व है। हमारी आर्थिक मजबूरियां हैं जो विदेश नीति में प्रमुखता रखती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ ऐप गेमिंग भी कह रहे हैं कि भारत का झुकाव रूस की ओर रहा है, काफी हद तक रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे बात करें जो आप समझ रहे हैं उसको आगे बढ़ते हुए, तो सैनिक तत्व और नेहरू व्यक्तित्व, ध्यान रखिएगा। सैनिक तत्व, नेहरू जी की भूमिका या इनका व्यक्तित्व, और लास्ट में है राष्ट्रीय हित। अब एक आपको बता दूं कि अगर आपको पूछा जाए कि चीन की विदेश नीति के निर्माणकारी तत्व या अमेरिका के निर्माणकारी तत्व, तो उसके अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा राष्ट्र हित सब में आएगा कि जो देश अपनी विदेश नीति बनाता है तो क्यों बनाता है, क्योंकि उसका देश का हित होना चाहिए। तो विदेश नीति के निर्माणकारी तत्व में राष्ट्रीय हित हमेशा हर देश की विदेश नीति में देखा जाता है। तो देखिए, भारत की विदेश नीति उनके सैनिक तत्व की वजह से प्रभावित होती है। और शुरुआत में आपको पता होगा, अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, तो अपने पहली आज़ादी के बाद की लोकतांत्रिक सरकार को लेकर 1967 तक की अगर नीति देखी जाए तो उस नीति में नेहरू जी का व्यक्तित्व छाया हुआ था। यानी नेहरू जी ने शुरुआती समय में भारत की विदेश नीति को जबरदस्त सपोर्ट दिया। भारत की फॉरेन पॉलिसी, उस समय फॉरेन मिनिस्टर भी अपने नेहरू जी हुआ करते थे, तो उन्होंने भारत की विदेश नीति में काफ़ी गुणकारी, महत्वपूर्ण और एक शक्तिशाली छवि के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने अपने व्यक्तित्व के बदौलत भारत की विदेश नीति को काफ़ी हद तक एक सही मुकाम पर पहुंचाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये वो तत्व है जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, मतलब बनाते हैं, या भारत की जो विदेश नीति है उसमें बनने के अंतर्गत कौन से तत्व इन्वॉल्व है, तो ये तत्व ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करें भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। ओके, तो बिल्कुल अभी तक क्या आपको सब समझ में आया ना जो भी बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के लिए क्लास काफ़ी खास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही इंपॉर्टेंट क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आने वाला जो प्रश्न है नेक्स्ट, भारत की विदेश नीति की विशेषता को देख लें। और जो आपको पॉइंट में लिखवा रहा हूँ ना, बस आप उस पॉइंट को नोट करना है साथ साथ में, और उस पॉइंट में जो जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वह चीज़ आप याद रखिएगा और एग्जाम में उसी पॉइंट के साथ उसी चीज़ को आप लिखिएगा। बाकी अपने विचार लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट सही होने चाहिए। अगर आपने पॉइंट सही लिखे ना, तो पेपर के चेक करने वाले पापा जी भी होंगे ना, वो भी आपके नंबर नहीं काटेंगे, क्योंकि आपने लिखा भी कितना मस्त होगा, तो कौन है आपके नंबर काटने वाला। तो भारत की विदेश नीति की बात करें विशेषता की, तो पहली विशेषता आप सबको पता है, गुट निरपेक्षता।
भारत की विदेश नीति की पहली विशेषता है गुटनिरपेक्षता। अब मुझे बताइए, क्या इस विशेषता को मुझे समझाने की जरूरत है? क्योंकि आपको काफी बार ये तो पता होगा, और अगर आप पॉलिटिकल में 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप सभी इस चीज के बारे में वाकिफ है कि गुटनिरपेक्षता क्या है और भारत ये गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों इंपॉर्टेंस देता है। तो इसका मतलब मैं सीधा सा पॉइंट नंबर 2 पे आ जाऊं, क्योंकि ये आप लिखें तो 100% आप इस चीज को अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति ये भारत की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत काउंट होती है, लेकिन इसके अलावा भारत की विदेश नीति की और अन्य विशेषता कौन सी है, तो उस पर ध्यान देते हैं। और भारत की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं के अंतर्गत दूसरी नीति है शांति की विदेश नीति। क्योंकि भारत हमेशा शांतिप्रद देश है और उसकी एक नीति रही है कि वह हमेशा विभिन्न देशों के मध्य शांति समझौता स्थापित रखे। भारत कभी भी आगे होकर पहल नहीं करता है युद्ध की, क्योंकि भारत को पता है कि मेरी जो समाज की जो भलाई है, यानी मेरा जो ये देश है, वह तभी उन्नति करेगा जब शांति स्थापित होगी और समाज की नीति को अपनाया जाएगा। तो अमेरिका हमेशा अपना ही हित देखता है, शायद दूसरों की हानि क्यों ना हो। बिल्कुल, अमेरिका की विदेश नीति का ये एक सारांश है, और इसके लिए मैंने बताया भी था कि अमेरिका है वो विकासशील देशों पर क्या करता है, हक जमाता है। उसको देखा, उसको लगा कि भाई फलाना देश है वो मेरे लिए बाधा बन सकता है, तो फटाक से उसको हटा देता है। इससे होता है ना कि कोई बड़ा लेवल का कोई अधिकारी होता है, तो वो सामान्य आदमी की तरजीब या उसके महत्व को ध्यान नहीं देता। तो ये रीजन यहाँ पर भी होता है। तो भारत की विदेश नीति की दूसरी जो इंपॉर्टेंट विशेषता है वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, यानी शांति को बढ़ावा देना। आपको पता होगा अपने नीति निर्देशक तत्व में भी शांति तत्व यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति को महत्व दिया गया। और भारत की खुद की विदेश नीति क्या कहती है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो ये भारत की विदेश नीति है। इस तरह से भारत खुद एक शांति प्रदर्शक के रूप में बनकर विश्व में शांति स्थापित करने के तौर पर अपनी विदेश नीति को अपनाता है। ऐप गेमिंग किस बात के ऊपर आप नो कह रहे हैं, एक बार बताइए। मुझे लग रहा है आप ये कह रहे हैं गुटनिरपेक्षता आपको पता नहीं, ऐसा ही कह रहे हैं ना। गुटनिरपेक्षता सबसे पॉपुलर विशेषता है, क्योंकि भारत ने हमेशा देखा गया है कि मेरा हित तभी होगा जब मैं अपने राष्ट्र हित को महत्व दूंगा। तो शीत युद्ध के दौर में भारत के सामने 2 गुट मौजूद थे, और भारत एक नव स्वतंत्र देश था। तो भारत सोचता था कि अगर मैं वापस किसी गुट में चला गया तो मेरी आज़ादी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, मुझे अपने देश का कल्याण करना है। तो भारत ने उस दौरान अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को वरीयता दी। उसने कहा मैं किसी भी ऐसे गुट का हिस्सा नहीं बनूंगा जो सैनिक गुट है, और इस तरह से मुझे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, अपनी आर्थिक और अपने देश की लोक हित, अपने राष्ट्रीय हित को महत्व देने की नीति को ध्यान में रखते हुए उसने गुट निरपेक्षता को चुना। गुट निरपेक्ष नीति है वह हर देश को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाए जाने पर जोर देती है। इसलिए तो एक बार वापस बता दिया ऐप गेमिंग, अगर आपको ऐसा लग रहा था। दूसरी विशेषता क्लियर हो गई। अब बात करते हैं तीसरी भारत की विदेश नीति की विशेषता को अगर देखा जाए तो मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। मैत्री और सह अस्तित्व, देखिए मैत्री यानी मित्रता, सह अस्तित्व यानी साथ साथ में रहना, और हम अपने अस्तित्व के साथ यानी अपनी स्थिति को यथासंभव रखते हुए दूसरे को भी उतना ही वरीयता दे। तो यानी यहाँ पर यह भारत की विदेश नीति हर बार परिलक्षित होती है। मैत्री और सह अस्तित्व की नीति, भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों को वरीयता देता है, उनके साथ मित्रता रखता है और उनको अपने साथ में रखने की हिमायती है। यानी सह अस्तित्व, मित्रता, दोस्ती, सह अस्तित्व यानी उसको बराबर वरीयता देना, उसको अपना सहयोगी मानना। इस तरह से भारत की विदेश नीति हमेशा रही है मित्रता की नीति, और वह सह अस्तित्व यानी उनके अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। समझ में आ गया। बात करते हैं चौथी अपनी विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषता भारत की विदेश नीति की, वो है विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति।
विरोधी गुट, मान लीजिए जैसे एक और यूएस है, दूसरी ओर अभी मान लीजिए जैसे सोवियत संघ तो विघटन हो गया, लेकिन अभी भी अगर बात करी जाए तो अगर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी है, तो इन दोनों के मध्य एक कड़ी के रूप में हमेशा भारत ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यानी कड़ी के यानी मध्यस्थता, क्या कहेंगे, मध्यस्थता। हाँ, आपने कहा था बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने देखो बता दिया है, क्या पता कि आपको पता है लेकिन जो और कोई कभी वीडियो देखे तो उनको पता होना चाहिए। ऐसा ना सोचे कि सर ने प्रश्न क्या पता आ रहा कि नहीं आ रहा था उत्तर, आपने पहले ही उससे फॉरवर्ड कर दिया, नहीं। हम ऐसा सोचते हैं कि समय की अगर बचत करनी है तो जो पॉइंट इजी है उसको फॉरवर्ड करें, तो क्या होगा, समय की बचत होगी और जल्दी से ज़्यादा कवर कर दिया जाएगा। मेरा उद्देश्य होता है कि आपके पूरे नंबर लाना, ये उद्देश्य कभी नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें फॉरवर्ड कर दूँ और आपको उससे घाटा हो। मेरा कल्याण तभी होगा जब मेरे सभी साथियों, सभी दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का कल्याण होता है। ओके, तो विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध तो आपको पता है ना, ज्वाइंट। तो भारत ने हमेशा दो विरोधी गुटों के मध्यस्थता रखी, एक मित्रता की बात रखी है कि दो मान लीजिए दुश्मन है, उन दुश्मनी को खत्म करने के लिए भारत ने दोनों ओर सहयोगी नीति अपनाई है। काफी बार आपने देखा होगा कि दक्षिणी कोरिया की शीत युद्ध के दौर में नीति हो तो खुद नेहरू जी उन्होंने वहां जाकर उनके मध्य मध्यस्थता की नीति, मतलब जैसे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया नीति जो है वो बिल्कुल एक तरह से विरोधी है। तो भारत ने काफी बार एक शांति दूत के रूप में विश्व के शांति अभियानों के मध्य काफी बार सहयोग किया है। यानी भारत की विदेश नीति है कि सहयोग करना, मध्यस्थ होकर उनके मध्य शांति को बढ़ावा देना। पीके से कब होगी, पीके तल्ली है और जब तक उसको होश नहीं आएगा हम कितना ही हाथ बढ़ा ले, साथी हाथ बढ़ाना, लेकिन साथी तो पड़ा है पीके, तो मित्रता कैसे होगी। तो पीके के साथ शायद मित्रता संभव नहीं है क्योंकि उसकी चाल ही अलग है। हम कितना ही पुष्पा की तरह झुककर उसको इनवाइट कर ले, बेटा आजा हम तेरे सहयोगी है, लेकिन पुष्पा मान लिए झुक नहीं रहा है लेकिन कंधा तो उसका झुका हुआ है, वो मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन वो क्या है, पीके थोड़ा टेढ़ा है और इस तरह से पीओके कभी नहीं सुधर सकता है, इसलिए मित्रता हो ही नहीं सकती। बात करते हैं विरोधी सत्ताओं के बीच सेतुबंध की नीति अपनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साधनों की पवित्रता की नीति। बिल्कुल, गांधी जी की एक बात आपको याद होगी कि एक अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने किसी कार्य को पूरा करने के लिए साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। मान लीजिए आपको फाइनल ईयर में या टोटल ओवरऑल बहुत अच्छा परसेंटेज बनाना है, तो इस पॉइंट का मतलब है कि आप अपने लिए जो उद्देश्य आपका है बहुत अच्छे परसेंट बनाना, तो इसके लिए आप जो भी साधन यूज करें वो अच्छे करें, पढ़ाई ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, नो सीटिंग या ऐसे कोई भी अनैतिक साधनों का प्रयोग न करें जो आपके लिए आगे के लिए खराब दिशा निर्देश हो या आपको नुकसान पहुंचाए। तो मतलब यहाँ पे है कि आप जो लक्ष्य आप लेकर आए हो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जो साधन यूज करें वह पवित्र होने चाहिए। जैसे अभी आप पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, जो लगन से याद करें, पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप पूरी तरह से साधन अपने लक्ष्य के प्रति पवित्र होकर काम कर रहे हैं। तो भारत का जो भी लक्ष्य है ना, वह लक्ष्य भले छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन भारत अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा साधनों की पवित्रता पर बल देता है। कभी भी छल कपट या धोखा फरेब का सहारा नहीं लेता है। यह हमेशा अपने उद्देश्यों को पूर्ति के लिए साधनों की पवित्रता पर बल देता है। यानी यहाँ पे गांधीवाद दर्शन का आभास होता है। छठा पॉइंट ध्यान रखें, पंचशील पर जोर देने वाली नीति। पंचशील यानी 5 बातें जो चीन और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और चीन के जो उस समय के जो प्रमुख थे राष्ट्रपति चाउ एन लाई के मध्य
मित्रता और इनके मध्य दोनों के मध्य जो समझौता हुआ था पंचशील सिद्धांत मित्र समझौता, जिसमें दोनों देशों ने 5 बातों पर सहमति कर 1954 में एक पंचशील सिद्धांत की घोषणा की थी। तो मान लीजिए वह भले ही भूल गया हो, लेकिन हम ये नहीं भूले कि हमने जो वादा किया था उस वादे पे हम अड़िग हैं। यानी भारत की विदेश नीति में पंचशील सिद्धांत आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत अपने इस पंचशील सिद्धांत को प्रमुखता देता है और पंचशील सिद्धांत की बातों को भारत ने अपनी विदेश नीति में शामिल किया है। जैसे 5 बातें जो पंचशील सिद्धांत में अपनाई गई थी। पहली, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखना, अनाक्रमण, किसी भी दूसरे देश पर बिना किसी कारण के आक्रमण न करना, या तीसरा जो है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, क्योंकि विवाद तो तब होता है जब हम किसी दूसरे देश के अंतर्गत बिना किसी कारण से उनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर लेते हैं। ये अपने बात होती है इसमें। तीसरी, चौथी है कि समानता और पारस्परिक लाभ की नीति अपनाना। ऐसा नहीं कि हम ऐसी नीति अपनाएं जिससे दूसरों का शोषण हो, नहीं, परस्पर लाभ की नीति अपनाना। और 5वां जो पंचशील सिद्धांत में है वह है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। तो ये पंचशील सिद्धांत है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो वह है साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद विभेद का विरोध। इसके अलावा एक और भी है उपनिवेशवाद। क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को कमजोर किया था, क्योंकि भारत के ऊपर ब्रिटेन ने उपनिवेश की जो शासन व्यवस्था अपनाई थी, अपना एक उपनिवेश बनाकर भारत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, ऐसे काफी देशों को कमजोर किया था। तो भारत ऐसे किसी भी देश या किसी भी ऐसी नीति को अपना रहा उसका हमेशा विरोध करता है। भारत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद इन दोनों ही नीतियों का विरोध करता है, क्योंकि साम्राज्यवाद नीति हमेशा युद्ध की नीति होती है। किसकी नीति होती है? युद्ध की नीति। हमेशा साम्राज्यवाद को बढ़ाना चाहती है, तो भी युद्ध की नीति है। तो भारत तो कभी युद्ध की नीति रखता ही नहीं है। भारत तो समाजवादी, पंचशील और शांतिपूर्ण सहस्तित्व की नीति को अपनाता है। तो इसका मतलब भारत की विदेश नीति में हमेशा ये रहा है कि वह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करेगा। कल एग्जाम होगा। हाँ बिल्कुल डियर, बिल्कुल आपका सही पॉइंट प्रश्न आया है। देवीलाल सुतार कह रहे हैं, देवीलाल सुतार। तो आप ध्यान रखिएगा कि आज एक नोटिफिकेशन आया है कि महात्मा ज्योतिराव फुले को के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक ऐच्छिक अवकाश हुआ करते थे। ऐच्छिक मतलब संस्था को उनके स्तर पर रखा जाता था कि भाई महात्मा ज्योतिराव फुले के उपलक्ष्य में आपकी इच्छा है तो अवकाश रखिए। लेकिन आज ही डिक्लेयर कर दिया गया कि अब महात्मा ज्योतिराव फुले के जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश होगा। ठीक है, यानी जैसे जैन अपने देव नारायण जी के लिए भी एक सार्वजनिक अवकाश रखा गया है, वैसे महात्मा ज्योतिराव फुले के उपलक्ष्य में भी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश रखा गया। इस कारण कल भारत की अपने राजस्थान की जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो है वो भी क्या रहेगी, अवकाश होगा उसका। लेकिन इसके साथ ही जेएनयू ने नोटिस में कहा है कि जेएनयू के हेड ऑफिस कार्यालय तो मान लीजिए बंद रहेंगे, लेकिन जो जेएनयू की परीक्षा का जो टाइम टेबल है वह यथासंभव रहेगा, यानी इसमें कोई फेरबदल नहीं है। आप ऐसा ना माने कि भाई छुट्टी का अनाउंस हुआ है तो इसका मतलब जेएनयू के एग्जाम की छुट्टी होगी। ना बाबा, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि कल हमारे छुट्टी एग्जाम नहीं देने जाना। अरे ऐसा कर दिया और एक पेपर चूक गया तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो कल एग्जाम है, कल एग्जाम है। अपने एग्जाम वालों की कोई छुट्टी नहीं है। जो स्कूलें हैं, जो पढ़ाई हो रही है वहां पर छुट्टी है, बाकी जिनके एग्जाम है उनकी कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत की विदेश नीति कैसी है, भारत की विदेश नीति की क्या विशेषता है, वो मैंने आपको बता दी है। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है भारत और चीन के साथ, भारत की पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर। और ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंतर्गत आज मैंने जो भी पढ़ाए हैं उससे संबंधित आपके लिए प्रश्न एग्जाम में आएंगे। और आपको मैं जो बता रहा हूँ इसकी हकीकत तो आपको तभी पता लगेगी जब रियली में आपको ऐसा लगेगा कि सर ने बताया वो एग्जाम आया।
तो बिल्कुल आप इसके लिए फर्स्ट ईयर के बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं कि भाई अपनी जो मैराथन क्लास हुई थी वह क्या सच में रियली में सर ने कहा वैसे ही इंपॉर्टेंट रही थी या नहीं रही थी, क्योंकि दुनिया विश्वास पे कायम है। तो आपका जब मेरे ऊपर विश्वास होगा तभी ये क्लास भी इंपॉर्टेंट होगी। तो बिल्कुल मैंने जो बताता हूँ वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत पाकिस्तान के साथ मतलब पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध को देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये ध्यान रख लीजिएगा कि हमारा जो अभी पढ़ने का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं इसके बारे में समझने वाले। तो बिल्कुल आपको क्लियर दिख तो रहा होगा ना? क्या यह सच है? कौन सी बात कह रहे डियर? किस सच की बात कह रहे हैं? जो मैं बताया है, जो चीज़ कही है वो तो डेफिनेटली सच ही है, लेकिन आप कौन सी सच की बात कर रहे हैं तो वो एक बार मुझे पूछ सकते हैं। तो भारत और साम्यवादी चीन के साथ अगर देखा जाए तो पहले मैं आपको बताता हूँ भारत पाक संबंध के बारे में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं भारत और पाक के ऊपर। तो सबसे पहले तो भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारण देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ कि भारत पाक के संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक, या कारक की अगर बात न करें तो फैक्टर की बात न करें तो कि भारत पाक के मध्य संबंधों को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी समस्याएं हुई हैं, किन वजह से भारत पाक के संबंध है वो बिगड़ते गए और काफ़ी बार बिगड़े हैं। तो पहला आपको पता होगा कि भारत पाक के मध्य पहली जो संबंधों को कटुता लाने का पहला जो पॉइंट है वह भारत पाक क्यों दुश्मन बने, क्योंकि विभाजन हुआ तब से ही, यानी जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है तब से ही प्रॉब्लम लेके पैदा हुआ है। यानी एक ऐसा भाई बना जो काफ़ी समय से, यानी जब पैदा हुआ तभी से कुछ समस्याओं के साथ पैदा हुआ, और यही समस्या यहाँ पर है कि भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने की जो पहली जो कारण है विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। यानी जब से पाकिस्तान का जन्म होता है, यानी भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है, उसी समय जो विवाद हुआ था ये विवाद आज भी भारत पाक के संबंधों को सामान्य होने नहीं दे रहा है। तो अगर पूछा जाए कि भारत पाक को संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं, तो पहली है तो विभाजन के दौर में, जैसे हैदराबाद की समस्याएं। हैदराबाद का नवाब है वो बहुत ही निष्ठुर था, लेकिन बाद में काफ़ी खतरनाक गतिविधियों के बाद ये अपने पास आ भी गया, यानी ऑपरेशन पोलो जो चलाया गया था आपको पता होगा। इसके अलावा विभाजन के दौर में जो उत्पन्न हुई समस्याएं, जूनागढ़ विवाद, ठीक है, जूनागढ़ की विरासत को लेकर। इसके अलावा ऋण अदायगी का प्रश्न, यानी भारत पाक जब अलग हुए तो पहले भारत एक पूरा राज्य था, तो उसका मतलब उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, लेकिन जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो इसका मतलब भारत के ऊपर जो कर्जा था, जो ऋण था, वो भी तो बंटवारा होगा। अब एक परिवार का बंटवारा हो रहा है तो कहने का मतलब है आप प्रॉपर्टी में तो हिस्सेदार है, लेकिन परिवार के ऊपर कर्ज है तो उसके हिस्सेदार नहीं होंगे क्या? होना पड़ेगा। लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं कोई कर्ज नहीं दूंगा। मैंने सोचा एग्जाम की छुट्टी है, नहीं डियर, एग्जाम की कोई छुट्टी नहीं है। तो ऋण अदायगी का प्रश्न। और एक पॉपुलर कारण है कश्मीर को लेकर विवाद।
तो भारत पाक के मध्य संबंध अच्छे नहीं होने का पहला कारण है विभाजन के समय कुछ समस्या बन गई थी, वो समस्या आज भी मौजूद है। तो एक तो ये समस्या यानी ये कारण है जो भारत पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित करता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि काफ़ी बार युद्ध झगड़े वगैरह हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में शायद प्रश्न आ सकता है। तो एक प्रश्न ऐसा आएगा कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था, ये शायद छोटा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा आपको मैं बताऊं, शिमला समझौता कब हुआ था। देखिए, जो ताशकंद अगर समझौते की मैं बात करूं एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा, जो ताशकंद समझौता था वह हुआ था 1965 के अंदर। भारत पाक का जो युद्ध हुआ था और पाकिस्तान ने हार मान ली थी, तो इसके बाद 1966 के अंतर्गत भारत पाकिस्तान के प्रमुख जो पदाधिकारी जो व्यक्ति थे, इनके मध्य समझौता जो हुआ था 1966 में। ताशकंद में जो समझौता हुआ था 1966 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1965 में युद्ध हुआ था, उसके बाद में समाधान होकर दोनों के मध्य एग्रीमेंट, एक संधि समझौता हुआ 1966 में। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रश्न आ जाए तो ये प्रश्न का उत्तर आपके सामने है और इसको बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए। दूसरा, कश्मीर समस्या बिल्कुल है ही। शिमला समझौता क्यों करना पड़ा, क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान वापिस झगड़ गए थे, क्योंकि बांग्लादेश या बांग्ला जो इलाका था उसको लेकर 1971 से ही बांग्लादेश का जन्म भी माना जाता है। तो फिर 1971 को जब बांग्लादेश का जन्म माना जाता है, तो इसके बाद 3 जुलाई 1972 को, ध्यान रखिएगा, 3 जुलाई 1972 को जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के मध्य समझौता होता है, वह समझौता है शिमला समझौता, ठीक है। तो ये प्रश्न आ सकता है, शायद छोटा प्रश्न, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अजय राठौर, सर हिस्ट्री का कब होगा, कल तो अधूरा रह गया था। हाँ बिल्कुल अधूरा रह गया था, और उसके लिए मैंने टाइम दिया 9 बजे। बिल्कुल पॉलिटिकल क्लास खत्म हो जाएगी और 1 घंटे बाद आपको क्लास मिलेगी हिस्ट्री की क्लास, ठीक है। तो तब तक आप ये आपकी क्लास है तो ये लीजिए और बाकी के लिए आप तैयार रहिएगा। तो ये मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत पाक के मध्य जो समस्या है, पहली समस्या तो मैंने ये पूरी समझा दी। दूसरी समस्या है भारत विरोधी नीति, जिहाद की नीति से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। भारत विरोधी नीति यानी लव जिहाद, पाकिस्तान, हाँ आतंकवाद है बिल्कुल, डेफिनेटली है। हम क्या कि पॉइंट को थोड़ा सा क्लियरिटी करते हैं, सिंपल पॉइंट तो बिल्कुल आपको ध्यान में रहेगा। तो लव जिहाद के बारे में पता है, जिहाद का मतलब होता है धर्म से जुड़ी हुई बातें। लव ट्रायंगल पाकिस्तान है, उनके द्वारा लव जिहाद को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा नाम लेकर तनाव उत्पन्न कर देता है। भारत हमेशा शांति सहयोग की नीति अपनाता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वह भारत विरोधी नीति को अपनाता है। हमेशा भारत के विरोध में जो, यानी भारत जो पसंद नहीं करता वही चीज़ पाकिस्तान है वो करता है। इस वजह से भारत चाहकर भी उसके साथ मित्रता नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत विरोधी नीति है वो उसको बढ़ावा देता है पाकिस्तान। जैसे लव जिहाद, और लव जिहाद के नाम पर काफ़ी बार हिंसा, तनाव, लड़ाई, मारपीट और देश के अंदर ही बर्बादी से माहौल हो जाता है। देश आपस में अंदर से बिखर जाता है। लव जिहाद एक ऐसा है जो देश अब लोगों के मध्य दूरियां पैदा कर लेता है, और भारत इस तरह की नीति को कभी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन ये नीति है वो पाकिस्तान अपनाता है। इस तरह से इनके मध्य संबंध सामान्य नहीं हो पाते। इसके अलावा पाकिस्तान की सीटो सेंटो, अब ये क्या है आपको पता होगा, सीटो सेंटो की सदस्यता
यानी मेंबर बना, क्या बना, ये मेंबर बना है, ठीक है ना। और भारत की किलेबंदी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, किलेबंदी तो देखो इंपॉर्टेंट नहीं, ये ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान है वो ऐसे लोगों के संपर्क में है जो लड़ाई झगड़े वाले हैं, जो सैनिक ही कहते हैं ना कि रिश्ते अच्छे क्यों नहीं होते, दो भाइयों के मध्य कोई एक भाई है उसकी संगति गलत है, तो यहाँ पर यही कारण है कि भारत है वो अच्छा हो लेकिन अच्छा करे इनके साथ, लेकिन पाकिस्तान है वो सीटो और सेंटो, ये एक आतंकवादी मतलब आतंकवादी नहीं कहेंगे, ये एक सैनिकी संगठन है, ये तनाव उत्पन्न करने वाले संगठन और पाकिस्तान इनका सदस्य बना हुआ है। क्या बना हुआ, इनका सदस्य। तो इस वजह से इनकी मेंबरशिप होने की वजह से भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा आतंकवाद, पाकिस्तान के द्वारा, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन, अपना नया नवेला जो भाई है वह क्या करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को सपोर्ट करता है या आतंकवाद को फंडिंग करवाता है। तो इस वजह से हमारा मान लीजिए भाई है लेकिन वह हमारे खिलाफ चाल चल रहा है, तो फिर हमको कैसे उनको अपना दिल लगाए दें, हम कैसे या उनसे अपने दिल को लगाने दें, या कैसे एक दिल लगे उनसे, लगेगा क्या, नहीं लग सकता है। यानी भारत कितना भी चाहे लेकिन वह उससे दिल नहीं लगा पा रहा है, संबंध अच्छा नहीं बना पा रहा है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो समझने को तैयार नहीं है, वो तो बस नहीं ना न कर ऐसा करता है, यानी स्थिति को समझना नहीं चाहता है। इस वजह से संबंध अच्छे नहीं बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जाता है और आतंकवाद किसी का भी कहते ना सगा नहीं होता है। आपको पता होगा आतंकवाद कैसा है, जैसे पत्थर को उछाल के फेंको तो पत्थर क्या देखता है कि सामने वाला कौन है, पत्थर की आंखें नहीं होती, वो जिसको सामने मारोगे उसके जाके लगेगा। ऐसा नहीं पत्थर फेंक दिया और सामने वाला कोई कमजोर व्यक्ति है तो पत्थर आगे जाके रुक जाएगा, नहीं 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 मैं आगे उसको नहीं मारूंगा, नहीं टकराऊंगा उसके, क्योंकि वो तो सीधा साधा है। पत्थर का काम होता है ला जा लग जा। तो इसी तरह आतंकवाद भी वैसा ही है, आतंकवाद किसी का सगा नहीं है। यानी हम अगर आतंकवाद को सपोर्ट दे रहे हैं, कभी कभार आतंकवाद ऐसा सांप जहरीला है जो हमें ही आकर डसता है, हमें ही आकर डसता है। या कहते हैं ना आतंकवाद मारवाड़ी कहते हैं आध बोगुए, जिसके दो मुंह होते हैं, वह पता नहीं कब अपने को ही डस ले। तो बिल्कुल पाकिस्तान के ऐसा हुआ भी, इसने आतंकवाद को समर्थन किया, आतंकवाद इसने खुद को प्रभावित किया है, लेकिन इस आतंकवादी समस्या को प्रोत्साहन ये दे रहा है, आतंकवाद को फंडिंग दे रहा है, या इसके ऐसे कारण हो सकते हैं। इस वजह से भारत पाकिस्तान अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई विवाद के कारण क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भारत पाक के मध्य विवाद के जो पॉइंट है या जो विवाद होता रहता है, लेकिन इसके बाद भी भारत है वो पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे समझौते करता रहता है, काफ़ी यात्राएं भी की है, जैसे मोदी जी के द्वारा हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा हो, लाहौर घोषणा वगैरह। तो समय समय पर काफ़ी ऐसी भारत के द्वारा आगे होकर प्यार की गई, जैसे समझौता एक्सप्रेस हो या एक और है, तो इन काफ़ी ऐसे समझौते किए हैं भारत के द्वारा। जब जब भारत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, समझौता किया, तब तक उसी मुंह की खानी पड़ी, यानी समझौता सफल नहीं हुआ। हर बार भारत ने अच्छा प्रयास किया और पाकिस्तान के अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए भारत के साथ वापस संबंधों के लिए क्या खिलवाड़ किया। तो इस तरह से भारत का इनके साथ सहयोगात्मक व्यवहार कितना ही अच्छा रहा, लेकिन फिर भी तनाव के बिंदु उत्पन्न हो जाते। कटोरा हाथ में भी है उनके, क्या बात है। तो अब एक प्रश्न आ सकता है जिसको मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि भारत पाक के मध्य संबंध अच्छा बनाने के दौरान भारत ने एक अच्छी पहल की थी और उसको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। फिर अपने भारत पाक वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। भारत पाक के मध्य लाहौर घोषणा, लाहौर घोषणा को समझ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, यानी अटल जी, ठीक है ना,
भारत की और कौन सी थी? अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत करवाई थी, यानी भारत पाक के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए, तो 21 फरवरी 1999 को। तो इसका मतलब छोटा प्रश्न आ सकता है कि भाई भारत और यानी लाहौर घोषणा किनके मध्य हुई थी? भारत पाकिस्तान। लेकिन लाहौर घोषणा के मध्य क्या चीजें थी जो भारत पाक को संबंध को सुधारती है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा आगे होकर पहल कर दिल्ली लाहौर के मध्य बस सेवा शुरू की गई थी, इस तरह से ताकि भारत 1999 91 तो नहीं लिखा, 99, ठीक है। इस तरह से भारत पाकिस्तान के संबंध को सही करने के लिए ये एक मतलब एक अच्छी शुरुआत थी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए। एक ऐतिहासिक यात्रा की खुद अटल जी इस यात्रा के साक्षी थे, और ये जो पहल की गई थी भारत के द्वारा, इससे भारत पाक संबंध को एक नया अध्याय मिलने वाला था। और इनकी ये यात्रा पाकिस्तान के साथ शांति, मित्रता और सहयोगात्मक संबंध बनाने, एक दूसरे के साथ हित चिंताओं के प्रति परस्पर सम्मान और आदर भाव रखने के लिए ये की गई थी, यानी शांति सुरक्षा के लिए युगांतरकारी घोषणा थी। शांति, शांति का नया अध्याय शुरू किया था यहाँ से कि भाई अच्छा संबंध होगा, भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे होंगे, तो इसलिए ये रखा गया था, ठीक है। और ये लाहौर घोषणा से संबंधित 2-4 बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जिसको आप समझ लीजिएगा कि सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा कर दी जाएगी। इस घोषणा के अंतर्गत क्या कहा गया कि आतंकवाद को दोनों पनाह नहीं देंगे, यानी आतंकवाद की निंदा की जाएगी, ठीक है। इस लाहौर घोषणा के अंदर कहा गया। दूसरा कहा गया कि कश्मीर की जो समस्या है इसका द्विपक्षीय समाधान किया जाएगा। द्विपक्षीय वार्ता समाधान, यानी दोनों आमने सामने मिलकर इसका समाधान करेंगे। तीसरी घोषणा पत्र में कहा गया था कि परमाणु टकराव को न्यूनतम करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों परमाणु शक्ति को बढ़ाए और शीत युद्ध का वातावरण हो जाए, जैसे अमेरिका और अपने चाइना क्या कहते हैं सोवियत संघ के मध्य जो हुआ था आतंकवाद का, ये जो दो ध्रुवीय राष्ट्र, कारण यही था कि परमाणु टकराव था। क्या था? परमाणु टकराव। तो इस वजह से अपने भारत पाकिस्तान के मध्य भी यही सिस्टम रखा गया। नेक्स्ट बात करें तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, तो इस तरह से और भी महत्वपूर्ण बातें थी जो लाहौर घोषणा के अंतर्गत आई। भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छा बनाने के लिए ये घोषणा की गई थी, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाए, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि भारत पाक संबंध को तनाव करने वाले पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन भारत पाक के मध्य संबंध अच्छे बनाने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई थी तो वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इनके मध्य कठिनाई का कारण यही है कि दोनों अच्छे संबंध, दोनों अच्छे पड़ोसी बन जाए, लेकिन दोनों के मध्य टकराव के कुछ ऐसे पॉइंट है जो हर बार इनके मध्य होते रहते हैं। और खुद नवीन प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी है वो भारत अपने पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की हिमायती है। अब बात करते हैं चीन के साथ नीति। भारत चीन संबंध, और ये आज का अपना मुझे लग रहा है कि अंतिम हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इसको हम आज की इस क्लास में पढ़ा के हो सकता है कि आज हम ये क्लास एंड करें, क्योंकि आगे की क्लास में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं अभी लास्ट भारत और चीन के मध्य संबंध, और ध्यान रखिएगा ये आ सकता है भारत रूस का नहीं है। तो भारत चीन के मध्य संबंधों का बात करें तो एक
अलग अलग दौर की बात करें तो भारत और चीन के मध्य एक दौर था जो था अच्छा हंसी खुशी का दौर, जिसको कहेंगे भारत चीन संबंध। प्रमोद काल, प्रमोद काल का मतलब एक अच्छा सुखनुमा दौर, क्या कहेंगे, सुखनुमा दौर। फिर भारत पाक के मध्य एक और समस्या आई, समय बदला, तब दोनों के मध्य टकराव और तनाव का काल था। ठीक है, भारत और चीन के मध्य, जहाँ पाक कह रहा हूँ ध्यान रखिए, चीन की बात करें अभी। इसके बाद भारत चीन के मध्य वर्तमान का जो दौर है वो है संवाद काल। युआन की नीति अभी मैंने बताई थी। तो इस तरह से भारत और चीन के मध्य ये हम इनके संबंधों को तीन अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। शुरुआत में जैसे आपको पता होगा कि चीन को साम्यवादी सरकार की मान्यता और यूएन में उसकी सदस्यता के लिए भारत ने अपना वोट दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब है उस समय भारत और चीन दोनों हितैषी थे। और इसी दौर यानी आपको पता होगा 1954 में भारत पाक के मध्य पंचशील सिद्धांत की घोषणा हुई थी। किसकी हुई थी? पंचशील। और इस समय ये माना गया था कि ये दोनों परंपरागत सदस्य है और मित्र देश है। तो ये वो प्रमोद काल था जिस समय हिंदू चीनी भाई भाई कहे जाते थे, हिंदू चीनी भाई भाई। तो ये जो दौर था दोनों के मध्य काफ़ी प्रमोद काल का दौर था, काफ़ी मित्रता थी। मतलब एक तरह से कहें कि दोनों पारंपरिक मित्रता के तौर पर थे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर दौर आता है टकराव और तनाव का दौर, टकराव और तनाव का। क्योंकि ये जो प्रमोद काल है यानी ज़्यादा खुशी लंबे समय तक नहीं रही, ये 1957 तक रही थी। ठीक है, अब टकराव का दौर कब था आपको पता होगा, जब टकराव यानी भारत और चीन के मध्य युद्ध होता है। और वो दौर आपको पता है क्योंकि ये घटना तनाव की कहलाती है, क्योंकि तनाव हुआ था भारत चीन के मध्य जब युद्ध हुआ था, तनाव ही होगा ना। तो 1957 से लेकर 1978 का जो दौर है, ये दौर है भारत और चीन के मध्य टकराव और तनाव का दौर। क्योंकि इस समय क्या हुआ था, युद्ध हुआ था और काफ़ी चीज़ों को लेकर मतभेद हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि तनाव के बिंदु क्या थे। एक तो था तिब्बत की समस्या, टकराव, ये ध्यान रखिएगा, मैं अभी ये समझा रहा हूँ और ये दौर था, इस दौर को यहाँ पर पॉइंट के जरिए समझा रहा हूँ। तो हर चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि आपको पूरा नंबर लाना है। पूरा नंबर लाने के लिए जो चीज़ समझा रहा हूँ वो नोट करना है आप। ठीक है, तो पहला ऐसा था कि तिब्बत जो था वो भारत और अगर ऐसा देखें तो चीन के मध्य एक बफर स्टेट की तरफ भी था, या फिर ऐसा कहें कि तिब्बत है वो अपने आप को स्वतंत्र देश बनाना चाहता था या वो खुद स्वतंत्र रहना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान चाइना जो है वह तिब्बत पर अपना हक मानता था, इसलिए वह उसको येन केन पकड़ अपने कब्जे में रखना चाहता था। और इस वजह से भारत अब तिब्बत की सुने या चीन की चुने, और इसी मतभेद का, इसी विचार, इसी गफलत में तिब्बत की समस्या की वजह से इनके मध्य थोड़ा सा संबंध है वो खटास आ गया। क्योंकि तिब्बत पर चीन है वो अपना हक जमाना चाहता था, वो कहता ये मेरा हक है या मेरे अधिकार में। इसके अलावा आपको पता होगा तिब्बत की एक और समस्या थी, इसकी ही बताऊं, दलाई लामा। दलाई लामा है वह तिब्बत का धार्मिक गुरु था, तिब्बत का धार्मिक गुरु था। और जब चीन ने जबरदस्ती तिब्बत पर अधिकार करना चाहा, उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहा, तो तिब्बत की स्वतंत्रता, तिब्बत की एक धार्मिक गुरु के रूप में दलाई लामा थे, उन्होंने चीन का तिब्बत के ऊपर अतिक्रमण का विरोध किया। तो जब जबरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए चीन ने, तो तिब्बत से दलाई लामा भागकर भारत आए 1959 में। और इस दौरान ये भारत की शरण में आए, और पता होगा भारत अपने शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करता है। लेकिन यही कमी हुई, यहीं से तनाव उत्पन्न हो गया। अब चीन ये कहने लगा कि भारत है वह दलाई लामा जैसे लोगों को अपने यहाँ शरण देकर हमारे विरुद्ध भड़का रहा है, जबकि भारत का तो यह कोई मकसद ही नहीं था। लेकिन
ये वजह रही कि भारत और चाइना के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। ये तिब्बत की समस्या थी। दूसरा तनाव का, क्योंकि दूसरा स्टेज हम देख रहे हैं, तो दूसरे में फिर थी भारत चीन सीमा विवाद। भारत चीन सीमा विवाद, इसके मध्य भी दोनों के संबंध खटास में पड़ गए, क्योंकि आपको पता होगा कि चीन है वो कहता है कि, और वो ये कहता है कि जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के मध्य बाउंड्री लाइन, वो ये नहीं मानता है। वो कहता है कि भारत गुलाम था उस समय, अंग्रेजों ने लाइन बनाई थी, लेकिन अब भारत आज़ाद है तो हम ये सीमा रेखा नहीं मानते हैं। और इस तरह से चीन है वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना हक जताता है। और इस तरह से सीमा को लेकर, सीमा मतलब सीमा नहीं, बाउंड्री लाइन, तो सीमा को लेकर विवाद है। और इसके अंदर मैं कुछ जैसे बताऊं तो जैसे एक तो मैकमोहन वाली सीमा रेखा हो गई, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का नेपा नगर है, उस पर भी वो अपने हक अधिकार की बात करता है। तो इस वजह से दोनों के मध्य तनाव होना तय हुआ। और इसी दौरान आपको पता होगा कि सीमा विवाद इसी घटना के आसपास 1962 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, और भारत की क्या हुई थी? पराजय। भारत की क्या हुई? पराजय हुई। और जब भारत की पराजय हुई तो इस वजह से दोनों संबंधों में अब बहुत ही गहरी खाई पड़ गई थी दोनों के मध्य, क्योंकि चीन ने एकाएक ही भारत पर आक्रमण कर दिया, जबकि भारत तो अभी अंग्रेजों के द्वारा लूटी गई एक कमजोर अर्थव्यवस्था थी, उसको मजबूत नहीं हुआ था। उस दौरान इसने आक्रमण किया और भारत के लिए ये बहुत दुर्घटनापूर्ण तनाव था। और ये फिर कहा जाए कि भाई कोलंबो प्रस्ताव क्या है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो कोलंबो प्रस्ताव है वो भारत चीन के मध्य, भारत के ऊपर आक्रमण करने के बाद, भारत को हराने के बाद फिर दोनों के मध्य जो द्विपक्षीय समझौता हुआ था वह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुआ था 12 दिसंबर 1962 को। तो ये है कोलंबो प्रस्ताव, एग्जाम के लिए ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। तो अब एक और भी कारण ये है कि जो पाकिस्तान के मध्य, पाकिस्तान और चीन दोनों आपस में एक दूसरे के सहयोगी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सहयोगी हो रहे, दोनों एक दूसरे के संबंध में आ रहे, तो इसलिए दोनों दुश्मन दोस्त हो गई और हमारे लिए ये मुश्किल हो गई। क्या हो गई? मुश्किल हो गई। और इसके अलावा पाकिस्तान ने क्या किया कि कश्मीर का जो पाक अधिकृत कश्मीर का जो आधा हिस्सा था लगभग, थोड़ा बहुत, उसको उसने चीन को सौंप दिया। इस वजह से ये थोड़ा तनाव का बिंदु है। नेक्स्ट बात करें तो अब आ जाते हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब बात ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अब संबंध का काल आ रहा है, संवाद काल। तनाव टकराव मैंने आपको बता दिया दोनों के मध्य संबंध के बारे में। संवाद काल में ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, संवाद काल का जो दौर है वह 1978 से लेकर 2017 तक की घटना का हम जिक्र करने वाले हैं। संवाद काल यानी वार्ताओं का दौर, वार्ता। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि भारत में जनता सरकार के सत्तारूढ़ होने और चीन में माओवादी सरकार का बागडोर संभालने से दोनों के मध्य पुराने दुश्मनी को भुलाकर नई चीज़ों की शुरुआत की गई थी। और फिर दोनों ने हर स्तर पर द्विपक्षीय समझौते किए, यानी संबंधों का नया अध्याय, संबंधों का नया अध्याय शुरू किया गया। दूसरा, विभिन्न द्विपक्षीय समझौते हुए, विभिन्न द्विपक्षीय क्या हुए? समझौते हुए, अलग अलग समझौते हुए ताकि इनके मध्य अच्छी सी शुरुआत हो सके। तो 1982-87 के मध्य दोनों के मध्य काफ़ी अच्छी सहयोगात्मक नीति रही, वार्ताओं के दौर रहे, 8 वार्ताएं हुई और लगभग 1992-87 के मध्य 40 करोड़ के व्यापार हुआ। 82 से 87 के मध्य संबंध अच्छे हुए और लगभग 40 करोड़ का दोनों के मध्य व्यापार हुआ। संबंध अच्छे होने की ये गुजारिश थी। रुचिका जी कह रही है जय हिंद सर, वेलकम डियर। तो ये आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करें, द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत अगर बताएं तो
1980 की और बात करें तो लद्दाख में अक्साई चीन में चीन द्वारा चीन ली गई 37 वर्ग भूमि पर भारत चीन का अधिकार मान ले और पूर्वी स्वरूप को अगर मैकमोहन स्वीकार कर ले तो दोनों के मध्य अच्छे संबंध हो सकते हैं। लेकिन एक फिर क्या है कि इसी दौर में अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश का एक नगर है नेपा नगर, तो नेपा नगर है उस पर चीन अपना दावा करता है। तो इसके मध्य अभी भी ये बातें चलती है, सर हिस्ट्री की क्लास कब हो लगाओगे, वो 9 बजे रखा है टाइम और उसका अभी नोटिफिकेशन मैंने डाला नहीं है, तो ये क्लास होने के बाद मैं उसका अपडेट डाल दूंगा, यानी घंटे पर बाद शुरू होगी, क्योंकि ये अभी जस्ट खत्म होने वाली है, 6 बजे शुरू हुई थी लगभग, तो ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये संवाद का दौर था जिस दौरान कभी संबंध अच्छे हुए, कभी बात अच्छी हुई, कभी बिगड़ी, कभी लड़ाई झगड़े हुए, कभी वापस शांति हुई, यानी संवाद का काल है। ये क्या है? संवाद का काल है। अगर बात करें तो राजीव गांधी उस समय चीन की यात्रा की थी। चीन एवं राजीव गांधी की जो एक संबंधों को अच्छा बनाने की जो यात्रा थी, उसका जो दौर था वह था दिसंबर 1988, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, 1988। ऐप गेमिंग कह रहे हैं 9 बजे, हाँ बिल्कुल। एक ध्यान रखिएगा, कल अपने जो महत्वपूर्ण दिवस है महात्मा ज्योतिराव फुले का, उनके उपलक्ष्य में कल एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके समक्ष आएगा। तो मैं चाहता हूं आप सभी उस वीडियो को जब समय मिले जरूर देखें और उसको अपने सभी मित्रों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि काफ़ी ज्ञान भरी बातें हैं या अच्छी बातें वो आपसे मैं शेयर करने वाला हूं, तो बिल्कुल आप उसको शेयर कीजिएगा। बात करते हैं, इस दौरान अब देखा जाए तो फिर क्या हुआ कि अनेक चीनी प्रधानमंत्री भारत आए और भारत के प्रधानमंत्री चीन की ओर गए और इस तरह से दोनों के मध्य वार्ताओं का दौर है वो जारी रहा। दोनों के मध्य पुराने संबंधों को भुलाकर एक नए संबंधों को बनाने की ओर ध्यान दिया गया और खुद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वे खुद चीन की यात्रा पर गए थे ताकि दोनों के मध्य संबंध अच्छा हो सके। और ये समय था, आप ध्यान रखिएगा, 14 से 16 मई 2015 को भारत चीन के मध्य मोदी जी चीनी यात्रा की एक अच्छे संबंध की पहल रखी गई और वहां जाकर मोदी जी ने 12 करार यानी समझौते किए और इसके जस्ट बाद चीन पाकिस्तान एक कॉरिडोर का मसला जब शुरू हुआ तो वापस जो अच्छा करना चाहा उस पर वापस पानी फिर गया। यानी ये जो दौर है, बस आप इसे ध्यान रखिएगा, ये संवाद का दौर है। बातें हुई बिगड़ी, इस तरह से ये संवाद का दौर जारी रहा था और भारत पाक के मध्य संबंध तो बहुत ही डाबाडोल है, लेकिन फिर भी चीन के मध्य संभव यथार्थ रह रहे। एक जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पूछा जा सकता है कि डोकलाम विवाद क्या है। डोकलाम, ये एक लाइन में प्रश्न आ सकता है ए सेक्शन में कि भाई डोकलाम विवाद क्या है और ये किन देशों से संबंधित है। तो अभी तो आपको पता होगा भारत चीन के मध्य सीमा विवाद को लेकर झगड़ा है। डोकलाम एक ऐसी जगह है जो भारत और चीन के मध्य आ रही है, इनको लेकर विवाद हुआ था, डोकलाम विवाद। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं इससे संबंध में कुछ बताऊं तो 2017 में सिक्किम और भारत के मध्य गतिरोध में नाथुला दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की जाने वाली यात्रा को लेकर भी विवाद हुआ था। इसके अलावा डोकलाम गतिरोध के कारण 15 अगस्त 2017 को लद्दाख की पेंगोंग झील पर भारतीय और चीनी सेनाओं के मध्य झड़प भी हुई थी, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं अपने हितों को पूर्ति करने के लिए दोनों आपस में झगड़ जाते हैं। एक प्रश्न आपको बता देता हूं कि भारत और चीन के मध्य हॉटलाइन कब शुरू हुई थी? हॉटलाइन सेवा, ये छोटा प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। भारत चीन के मध्य हॉटलाइन सेवा कब शुरू की थी, यानी डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस, डायरेक्ट एक प्रतिनिधि दूसरे चीन के प्रतिनिधि से बात कर सके, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये अपने 13 फरवरी 2007 को सीधे तौर पे दो राष्ट्राध्यक्ष बात कर सके, संबंधों को सुधार कर सके, इसलिए ये दोनों के मध्य शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से आज की क्लास
हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। जो बेहतरीन चीज़ें आपको बताई है एक बार आप नोट कर रही होगी तो एग्ज़ाम से पहले समझ लीजिएगा। और आज की क्लास बहुत अच्छी लगी है, मतलब अच्छी लगी, काम की है, तो बिल्कुल मेरा ये जो मेहनत है आप आगे तक पहुँचाए, यानी आप अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें ताकि उनको कहें कि भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम में इसी में से प्रश्न आते हैं। तो आज जो भी मैंने आपको पढ़ा है आई होप आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाला। तो मिलते हैं आपसे 9 बजे की हिस्ट्री की क्लास में। तब तक के लिए आने वाली क्लास और इस क्लास को अपनी सभी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू और हैव अ नाइस डे। टेक केयर। एक मिनट में क्लास एंड कर रहा था तब कोई कमेंट एक बार आ गया है। क्या कहा कमेंट? परशुराम जी, हाँ सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बीए फर्स्ट ईयर की दोनों बुक में से 2 लेसन डेली कंप्लीट करो, टाइम फिक्स करो दो ताकि रेगुलर प्रिपरेशन हो सके। तो बताइए आपकी सब्जेक्ट कौन सी है? अभी आपने ये कमेंट किया, किस सब्जेक्ट के रिलेटेड कमेंट किया? एक बार फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, आपकी अगर जो सब्जेक्ट होगी तो उसके लिए हम बिल्कुल क्लास को रेगुलर लाने का प्रयास करेंगे। और एक ध्यान रखिए, अब आपकी जो क्लासें होगी, जो मैराथन क्लासें होगी, वह 9 या 6 इन दोनों के मध्य होगी, ठीक है? तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा और कभी अगर होती है तो अपडेट रहिएगा ज़रूर। लेकिन अब शाम की जो क्लासें होगी वो 6 बजे और 9 बजे के दरमियान ही होगी, ठीक है? यानी या तो 9 बजे वाली क्लास होती है या 6 बजे वाली। तो ठीक है, इसका मतलब आपका आज का क्लियर है डाउट? तो ठीक है, दोबारा मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।